प्रियंका घाट घाट जाकर वोट के सहारे वोट की राजनीति कर रही हैं और कांग्रेस की नैया पार लगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं। आज पीएम के पार्लिमानी हलके वो वाराणसी पहुंची। सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत लगातार कांग्रेस की तरफ से जारी है और यही वजह है कि अपने पूरे दौरे के दौरान वो जहां जहां गई वहां वहां उन्होंने तमाम खास मंदिरों के दर्शन किए। हालांकि वो दरगाह पर भी गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूपी में और खासतौर पर ईस्टर्न यूपी में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को प्रियंका क्या खड़ा कर पाएंगी, क्या उसमें जान फूंक पाएंगी। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अभिजीत द्विवेदी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही अनुज अग्रवाल, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के लीडर ऋषि पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। ऋषि साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताइए कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो सियासत आपकी तरफ से शुरू की गई है, हमने देखा कि प्रियंका इस दौरे के दौरान जहां जहां भी गई वहां वहां उन्होंने मंदिर में माथा टेका। चाहे हम गंगा की बात करें, गंगा की आरती उन्होंने की, दुग्ध अभिषेक वहां पर उन्होंने किया। क्या ये बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जवाब देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि जो विवादित राम मंदिर है उसका ताला खुलवाने का भी काम स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। ये बीजेपी का काम है कि हिंदू मुसलमान में, भाई भाई में, समाज में फूट डालने का काम बीजेपी का है। कांग्रेस की विचारधारा शुरू से रही है, सर्व धर्म का सम्मान करते हैं हम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर दल का, हर धर्म का सम्मान करते हैं और अपनी विचारधारा जनता के बीच में लेके जाते हैं। इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की बात और किसी धर्म की बात नहीं है। इसमें जो भी नहीं है, तो कांग्रेस तो इतनी बदली बदली क्यों नजर आ रही है? इससे पहले भी हमने इलेक्शंस देखे हैं, इससे पहले भी हमने तमाम चीजें देखी हैं, लेकिन जो जिस तरह की शक्ल फिलहाल कांग्रेस की नजर आ रही है वो पहले कभी इस तरह से देखने को नहीं मिली। तो सवाल यही है कि कभी जनेऊधारी बनकर दिखाया जाता है राहुल गांधी को, कभी प्रियंका इस तरह से मंदिर मंदिर जाती हैं, तो ऐसे में प्रूफ क्या करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हर धर्म का एक अपना अलग परंपरा होता है। प्रियंका जी, राहुल जी हिंदू धर्म से हैं जी, वो सबको पता है, सबको पता है। और हर धर्म का अपना अपना एक परंपरा होता है जी। हिंदू धर्म का भी एक परंपरा है कि यदि हम कोई कार्य शुरू करते हैं, कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं, उसके पहले हम अपने आराध्य को, अपने गुरु को, अपने धर्म को, अपने मंदिर में हम जाते हैं। वहीं यदि कोई मुसलमान भाई होते हैं जी, तो ऐसा करते हैं। तो इसमें चुनाव से, हिंदू मुसलमान से, ये तो सब बीजेपी का सब प्रोपगंडा रहा है। तो इन सब चीजों में हम न पड़ते हुए हम आपको यही बोलेंगे कि राहुल जी का और प्रियंका जी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपने धर्म का सम्मान करे, जनेऊ धारण करे, मंदिर जाए, अपने आराध्य की पूजा करे और कोई भी शुभ काम करे। तो उससे पहले, जैसा कि हिंदू धर्म में हम सबको विरासत में मिला है और ये हम करते हैं, तो इसमें कोई अच्छा ये बताइए कि कोई चुनावी नहीं, वो तो खैर देखिए बिल्कुल वो साफ पता चल रहा है, चाहे वो कोई भी जाए, कि क्या चुनावी एजेंडा है और क्या नहीं है। लेकिन मुझे ये जरूर बताइए ऋषि जी कि आप क्या राहुल गांधी में वो दमखम नहीं था कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है? और लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब राहुल का कोई दौरा होता है या प्रियंका का दौरा है, फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। देखिए, राहुल जी में कितनी क्षमता है और कितने शालीन है और कितने उनके अंदर टैलेंट है, वो आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में तो दिख ही गया था। छत्तीसगढ़ भी जीत के आए। जिस राहुल जी को तमाम मीडिया, तमाम तो वहाँ के जो स्टेट लीडर्स हैं, नहीं वहाँ के जो स्टेट लीडर्स हैं उनका कुछ नहीं था, वो राहुल गांधी की जीत थी। मेरे कंप्लीट हो जाने दीजिए सेंटेंस को। तमाम मीडिया, तमाम बीजेपी के नेता जिस राहुल जी को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, उनकी क्षमता लोगों ने देख ली है। तमाम इनके नेता, सभी ईडी, सीबीआई पता नहीं क्या क्या लगी हुई है उनके पूरे घर के पीछे, पूरे उनके कांग्रेस पार्टी के पीछे। फिर भी उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, जो जनता ने उनको समर्थन दिया है, उस टाइम तो प्रियंका जी नहीं थी। और रही बात कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होने के नाते पार्टी को मजबूत करने के लिए किसको जोड़ना चाहिए, किसको पार्टी में लाना चाहिए,
वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है जी। तो इसमें चुनावी मुद्दा से जोड़कर और उनको अपनी बहन के अलावा कोई और नजर नहीं आया। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। बीजेपी तमाम लीडर टूट के कांग्रेस में आ रही है तो ऐसा काम नहीं, आपके भी बहुत लीडर जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये तो खरीद फरोख्त का सिलसिला तो ये जारी है और ये तमाम पार्टीज में हो रहा है और तमाम पार्टीज में इधर से उधर जाया जा रहा है जिसको जहां फिलहाल सूट कर रहा है। ये बीजेपी की भाषा है। हम लोग ऐसा ना भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमें अपना चुनाव जीतने के लिए हमें जिसको भी पार्टी में जोड़ना होता है वो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अपने सूझबूझ के हिसाब से जो अच्छा लगता है वो करते हैं और इसमें सबका सम्मान करते हैं। जी अभिजीत जी, मुझे बताइए कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि एक तरह से यूपी में जान फूकने के लिए किया जा रहा है। ईस्टर्न यूपी में खासतौर पर जहां का उनको प्रभारी बनाया गया है वहां पर एक तरह से न सिर्फ ईस्टर्न यूपी बल्कि हम बात करें बिहार तक इसमें कवर करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है। क्या ये दमखम राहुल में नहीं था? क्या ये करिश्मा सिर्फ प्रियंका में था? जी एकदम वाजिब सवाल आपने पूछा है। बात का अगर आप इस बात को ध्यान भी दें कि क्यों लगातार अचानक से ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस में, जबकि राहुल गांधी उनके प्रमुख फेस है, उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, परंतु उनके द्वारा की जा रही यात्राओं को मुख्य मीडिया मुख्य धारा में वह जगह नहीं मिल रही है जो जगह प्रियंका गांधी जी को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नेतृत्व और खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इस बात का एहसास हो चुका है और उन्हें भी इस बात का क्लियरली एहसास वो कह के खुल कह नहीं सकते, लेकिन वो भी समझ चुके हैं इस बात को कि राहुल गांधी जी से यह कार्य नहीं हो पाएगा और इस कारण से धीरे धीरे प्रियंका गांधी जी को मुख्य भूमिका की ओर लाया जा रहा है। दूसरा सवाल जो आपने एक और सवाल पूछा था कि क्या मतलब आप लाते हैं अचानक से और कुछ हो जाता है। 140 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से 2004 में पहली बार हमने इन्हें चुनावी संग्राम में उतरते हुए देखा था और 140 किलोमीटर की यात्रा तो भले इन्होंने कर दी, लेकिन पिछले उतने सालों में 140 दिन का एक्टिविज्म भी इन्होंने नहीं किया होगा। इनकी राजनीतिक समझ पे भी ये सवाल उठता है। और जहां तक शुभ कार्य करने की शुरुआत है तो क्या 2009 के चुनाव में इन्होंने ये कार्य किया था, 2014 के चुनाव में उन्होंने ये काम किया था, 2017 के चुनाव में उन्होंने ये काम किया था कि 2007 के चुनाव में ये काम किया था। तो निश्चित तौर पर जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इनकी जो एक विशेष प्रकार की छवि बनती जा रही है, उस छवि को तोड़ने के लिए धीरे धीरे ये कर रहे हैं, इस तरीके से ये सॉफ्ट नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता चाहे वो हिंदू और चाहे मुसलमान हो, पूरी तरह से इस बात को समझ चुकी है कि ये दिखाने के लिए और टेम्पररी फेज है। इनका मात्र जो ओरिजिनल चरित्र है वो ये है कि किस तरीके से दोनों को लड़ाया जाए, मारा जाए, पीटा जाए और काटा जाए। जी अनुज अग्रवाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? आपको क्या लग रहा है कि कितनी कामयाबी कांग्रेस को हासिल होगी प्रियंका को उतारकर इस तरह से मैदान में? और हालांकि इसमें भी हम ये देखें कि प्रियंका को बहुत दिनों पहले ही जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस सो रही है और जो एक एक्टिवनेस जो बीजेपी में नजर आती है वो एक्टिवनेस कांग्रेस में नहीं नजर आ रही है। जो 5 साल से सत्ता से दूर हैं उनमें इतनी एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है, जिन्होंने 5 साल सत्ता में रहे हैं उनमें ज्यादा एक्टिवनेस नजर आती है। जी बिल्कुल, ये बड़ा देर से उठाया हुआ बड़ा छोटा सा कदम है और प्रियंका जी का कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं है उस तरीके का, ना प्रशासनिक अनुभव है। एक इंदिरा जी का एक व्यक्तित्व ओढ़कर इंदिरा जी के जो गुण थे या उनकी जो क्वालिटी थी, उनकी प्रशासनिक क्षमता थी, जो उनका राजनीतिक व्यक्तित्व था, उसका ओरा जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और वो भी अमेठी रायबरेली से शुरुआत नहीं हुई है, वो उस सारे मार्ग पर जो भाजपा सरकार ने विकसित किया, गंगा की सफाई की उसका आचमन कर रहे हैं, या प्रयाग से लेकर बनारस तक का जो अभी बड़ा जबरदस्त रूट रहा है। 25 करोड़ लोग वहां उस रूट पर एक तरीके से अभी आए कुंभ के समय में। तो वहां पर जो इस समय सत्तारूढ़ सरकार है, भाजपा है, उसने अपना काफी प्रभाव बना रखा है। तो प्रियंका जी आए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने उन्होंने विकास देख लिया। लेकिन वो कहे मुझे विकास नहीं दिख रहा, ये भी बहुत मुझे संशय है क्यों नहीं दिख रहा उनको, किस नजर से देखती है, किस चश्मे से देखती है। और उनकी जो सबसे बड़ी सेंध है, उनकी जो कोशिश है वो पहले भाजपा के वोट बैंक में लगाने की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका कहीं ना कहीं सपा और बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। तो उनके जो कदम है, उनका राजनीतिक रूप से जो उनकी पार्टी को फायदा होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा जो कहीं ना कहीं होना है भाजपा को होना है, क्योंकि जो भाजपा ने विकास कार्य करे वो प्रियंका जी दिखा रही है। ये एक ऑटोमेटिक इम्पैक्ट, ये अनयूजुअल काम हुआ है कि काम एक पार्टी ने किया, दूसरी पार्टी उसका प्रयोग कर रही है अपनी राजनीति के लिए, और कहीं ना कहीं उसका फायदा निश्चित रूप से दूसरी पार्टी को मिलेगा। तो मुझे लगता है बीजेपी तो अंदर ही अंदर खुश होगी कि भाई प्रियंका जी ऐसे और कदम उठाए, कुछ और ऐसी विकसित जगह पर जाए जहां पर हम लोगों ने काम किया और उसको दिखाएं। तो प्रियंका जी ने जो कदम उठाया, अगर ये कम से कम 1 साल पहले उठाती, जैसे आपको याद होगा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने पूरी नर्मदा यात्रा निकाली थी और उन्होंने पूरा संगठन भी खड़ा किया था और इस हद तक पहुंच गए कि कम से कम पार्टी को मार्जिन पे सही जीत तक पहुंचा दिया उन्होंने। लेकिन प्रियंका जी ने, राहुल जी ने उन सबसे नहीं सीखा। अगर लगता ऐसा है
महेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के लीडर। महेश जी, आपका इस्तकबाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ऋषि जी मुझे बताइए, लगता है ऐसा है कि कांग्रेस जो है कंफ्यूजन के स्टेट में है, खासतौर पर प्रियंका गांधी को लेकर, कि उनको लाया जाए एक्टिव पॉलिटिक्स में, नहीं लाया जाए। जो कारकुनान है, जो कार्यकर्ता है, लगातार ये मांग करते रहे हैं और कि प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जाए, लगातार उनका नाम जो है वो सामने रखा जाता रहा। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि जब तक राहुल गांधी को किसी तरह से कामयाब नहीं बना दिया जाएगा, तब तक प्रियंका गांधी को इसी तरह से साइडलाइन किया जाता रहेगा। देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आप अपने मीडिया के नजरिए से देख रहे हैं जी। जिस तरीके जिस तरीके का जन समर्थन बहन प्रियंका जी के साथ है, आपने देखा होगा जिस तरीके से उनको हर जगह पे, लखनऊ की पहली रैली आप सबको याद है जी। नहीं है तो हम याद दिलाते हैं, वहां पे जो स्थिति थी वो बहुत पुरानी स्थिति नहीं है। जिस तरीके से जन समर्थन मिला था, अभी आज फिलहाल आज के किसी भी नेता में, देश के कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिनको इस प्रकार का जन समर्थन मिल जाए। कंफ्यूजन की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन से प्रियंका जी आई हैं, पार्टी इतना मजबूत हो चुका है यूपी में। अच्छा, चलिए आप बता दीजिए 40 सीटें हैं जिनको प्रियंका के जरिए टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आप कितना यकीनी इसको बनाएंगे, कितने आश्वस्त हैं आप, कितनी जीतेंगे आप वहां से? आप 40 सीट को छोड़ दीजिए जी, 2019 का जो चुनाव है तो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर हम आपके मीडिया में इसी चैनल पे आएंगे, बिल्कुल, फिर हम आपसे बात करेंगे। जिस तरीके से नहीं, फिर भी आपने कोई आकलन तो होगा ना आपका? मैं आकलन दे रहा हूं आपको, आप पूरी बात सुन लीजिए। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है, युवाओं को धोखा देने का काम किया है, बेरोजगारी जिस प्रकार से देश में बढ़ी है, जिस प्रकार से किसानों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, गोली तक चलवाई है मध्य प्रदेश में, उसका जवाब जनता दे देगी अगर उन्होंने ये सब किया है तो। जनता इनको जवाब दी है और 2019 में जनता इनको जवाब देगी। और पूरे मैंडेट के साथ कांग्रेस पार्टी 2019 में सरकार बनाने जा रही है। कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन में न रहे। और प्रियंका जी के आने के बाद से पार्टी में जो जान, कार्यकर्ता में जो ऊर्जा, वो राहुल गांधी के आने के बाद नहीं हुई थी क्या? लोगों को में जो समर्थन दिख रहा है वो 2019 में चुनाव के रिजल्ट के बाद आपको हम यहीं बैठ के डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है ऋषि जी, आपका खैर मकदम है, आप आइए यहाँ पर, हम तमाम बातें फिर से करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि लगातार ये जो कहा जाता है जान फूंकने की कोशिश प्रियंका ने की है, जान फूंकने की, मुझे बताइए कि राहुल गांधी के आने के बाद क्या ये जान नहीं फूंकी गई थी? क्यों, राहुल जी के नेतृत्व में ही हमने छत्तीसगढ़ जीता है, मध्य प्रदेश जीता है। तो ये तो आप ही लोग बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका जी के आने के बाद से जनता में एक जोश जरूर आया है। जब जनता की ये कोई पार्टी और किसी हम लोगों की मांग नहीं थी, कार्यकर्ता की मांग नहीं थी, प्रियंका जी, जनता के बीच से ही मांग उठ रही थी कि प्रियंका जी को लाया जाए। और ये देर ही सही, राहुल जी ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। इसका 2019 के रिजल्ट पे आप देखिएगा इम्पैक्ट। चलिए, वो वक्त बताएगा, बहुत दूर नहीं है वो वक्त। देखिए, महेश जी मुझे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ये अभी डिबेट का मुद्दा नहीं है। ये तो ऐसा कंफ्यूजन है जो गुत्थी है, वो कभी वो सुलझेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ये सब बीजेपी कांग्रेस अपने दम पर बनाएगी हुकूमत, तभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तब तो सबको पता है कि राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन आप तो ये बताइए ना कि आप तो हर जगह जाकर जो है अलायंस कर रहे हैं। क्या 2009 में राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? क्या सोनिया जी नहीं बन सकती थी जी? क्यों मनमोहन सिंह जी को ही क्यों बनाया गया? ये कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत नहीं है, ये बीजेपी की नीति नियत रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं 2019 का रिजल्ट आने दीजिए और जिस प्रकार जनता का मैंडेट मिलने वाला है उसके बाद डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप नोट कर लीजिए। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी। महेश जी मुझे बताइए, जो प्रियंका गांधी कर रही है, इससे पहले हमने राहुल गांधी को देखा था, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, कर्नाटक का इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम जहां पर भी जिन स्टेट्स में इलेक्शन हुए वहां हमने देखा कि वो तमाम जगह मंदिर गए, वहां की सियासत की गई। आपने लगातार उनको चैलेंज किया कि हम ज्यादा बड़े हिंदू हैं, आप ज्यादा बड़े हिंदू हैं। तो अब ये सवाल, क्वेश्चन ये हो गया है कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है, ये दिखाया जा रहा है लगातार, आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। जो प्रियंका गांधी ने किया है, क्या आपको चैलेंज फील हो रहा है उससे? नहीं, वो तो चैलेंज नहीं है जी। एक तरह से आप कह लीजिए कि जो एक तरह से आप कह लीजिए कि राजनीतिक रूप से जो है एक ड्रामा है, एक नाटक है जो
किया जा रहा है। इसमें कोई आस्था और कोई विश्वास और कोई हिंदू अवधारणा का कोई लेना देना लेकिन नहीं है। महेश जी, आप ऐसे कैसे किसी की आस्था पर सवाल उठा सकते हैं? हाँ, अगर कोई मंदिर जा रहा है तो उसकी आस्था है, वो जा रहा है। जी जी बुशरा जी, मंदिर जाने के बाद कोई आदमी पॉलिटिकल भाषा में ये कहे कि अब आपको हम ये कहना चाहती हूँ कि आप वोट सोच समझ के दीजिएगा। राजनीतिक रूप से जब वो राजनीतिक कैंपेन पे निकलती हैं, हमें समझ में, मैं कह रहा हूँ प्रियंका गांधी जी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, ये कोई दिखावे की चीज नहीं होती। आस्था और धर्म जो है हम और आप सब करते हैं, सब करते हैं, हम आप सब करते हैं और सब दिखावा भी करते हैं महेश जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी मंदिर जाना सबके लिए सियासत का ही हिस्सा है। वो सियासत का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आज की डेट में वो उस चीज को क्यों नहीं उठा रही है जो इस देश की जनता की जरूरत है, जो नौजवानों की जरूरत है, जो किसानों की जरूरत है, उसकी बात वो क्यों नहीं कर रही है। जैसे अनुज जी ने कहा कि उनकी जो अनुभव है, जो उनकी जानकारी है, जो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उनको मालूम ही नहीं है वहाँ नदी नाले, वहाँ के भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनको कुछ नहीं मालूम है। वो एक परिवार से संबंध रखती हैं। आज वो रातों रात वो विधानसभा जब आता है तो महेश जी, ऐसे तो बहुत जगह हुआ है जहां पर पैराशूट करके रातों रात कैंडिडेट को भेजा गया है। ये बहुत जगहों पर होता है। ऐसे अगर देखा जाए, नरेंद्र मोदी की भी हम बात करते हैं, वजीर आजम की बात करते हैं, उन्होंने तमाम जिंदगी सियासत जो है वो गुजरात की। लेकिन जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने वाराणसी से इलेक्शन लड़ा, तब भी वहां पर भी तो उन्होंने वहां की तो सियासत नहीं की थी। दूसरा जी, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं, नरेंद्र मोदी साहब उससे पहले अपने जीवन में संगठन महामंत्री रहे, संगठन की दृष्टि से प्रभारी रहे, उनके हाथ से कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन आवाम की इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है, इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है महेश जी, नहीं महेश जी, इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है, इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है। राजनीतिक समझ और सामाजिक अनुभव, ये सामाजिक ताना बाना हमारा क्या है, भौगोलिक ताना, इस चीज को अच्छे से लोग समझ रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है राजनीतिक रूप से ये ड्रामा कर रही है। आज एक जनसभा करने की इनकी हैसियत नहीं है, ये घाट घाट घूम रही है। ये किस बात के लिए घूम रही है, कारण क्या है, ये समझा नहीं पा रही हैं। आखिर में ये ऐसा करके उन जनता को क्या देना चाह रही है। जनता बेवकूफ है, वो समझ नहीं पा रही है कि प्रियंका गांधी ऐसे करके वो आपसे पहले वो कितनी मंदिरों में गई हैं, कितनी व्रत रखी हैं, कितने उपवास किए हैं, कितना वो देश के लिए उन्होंने सोचा, कितना दिवाली, वो जाति मामला है किसी का, वो जाति मामला है किसी का। आप ये देखें कि आज भी होली, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, होली का समारोह था, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया। पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक जो प्रोग्राम रखा गया था, उन्होंने नहीं किया। देश में पहला प्रधानमंत्री होगा जो ईद और दिवाली जीएनके में मनाता है, पहला देश का प्रधानमंत्री है। ये हम और आप इस बात के लिए नकार नहीं सकते। क्या कनेक्शन है? एकदम कनेक्शन है। इसका इससे क्या कनेक्शन है? जो हम 2014 का आप इलेक्शन कैंपेन उठा के देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय जो जो चीजें देश की जरूरत थी उसको गिनाते थे, उसको बताते थे, उसको समझाते थे। अभी आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई है। महेश जी, आप भी आज भी देखें तो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नहीं उठाए जा रहे हैं, तमाम मुद्दे, आप बताइए कौन से घाट से, तमाम मुद्दे उठा रही घाट से बताया जा रहा है कि क्या काम जिसकी चर्चा हो रही है, क्या काम किए गए, क्या नहीं किए गए। अभी चलिए मैं आपके पास आपसे पूछ रहा हूँ, कौन से इस घाट से ऐसे संदेश दिए गए हैं जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, एक्सेप्ट दिस कि भाई ये मंदिर चली गई और मंदिर जाके और उसके बाद ये कह रही है कि अब जो राजनीतिक रूप से जो है आप लोग समझदार हो गए हैं और वोट सोच समझ के दीजिएगा। व्हाट इज दिस? नहीं लगातार धर्म को इस तरह से इस्तेमाल करना इस देश में, ये संवैधानिक रूप से भी अपराध है। सब इस्तेमाल करते हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। हम कह रहे हैं आज मंदिर आपको याद आ रही है, ये वही लोग हैं, हर कोई इस्तेमाल करता है, कोई दरगाह जा रहा है या मंदिर जा रहा है। सेकंड के लिए सुनिए, आपकी एक में और आपका एक ज्ञानवर्धन कर दूं। 1953 में जिला अध्यक्ष थे राघव दास और नरेंद्र टंडन जी जो है अयोध्या में चुनाव लड़ा गया। अयोध्या में उस समय उस मुद्दे को गरमाया कांग्रेस ने। उस मुद्दे को लेकर राघव दास जी और जो गोविंद बल्लभ पंत जी, तमाम लोग इकट्ठे होकर नरेंद्र टंडन को हरा दिए, ये कहते हुए कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। और जैसे ही वो राघव दास जीते वो मंदिर साफ, उसका कोई लेना देना नहीं कांग्रेस का। तो ये तो वो लोग हैं जो कि जैसे ही मतलब निकलता है घाट से निकलते हैं अपने, और इनको कुछ मिला ये ठाठ से रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये सारा करप्शन का इनका एक ताना बाना बनता है। अब आज के डेट में देखिए, किसानों के लिए इन्होंने बड़े लंबे लंबे वादा किए। मध्य प्रदेश में ये बता रहे हैं कि हम देखिए वहां जीत गए, ये हो गया, वैसे हो गया। वहां त्राही त्राही मची हुई है, वहां लूट खसोट की सिस्टम शुरू हो गया।
वहाँ इतनी ज्यादा लोगों की परेशानी है देखें कि आप 5 साल वहाँ पर रहते हैं, आग लगा रहे हैं। नहीं, अरे क्या बात करते हैं महेश जी, क्या बात करते हैं? आप 5 साल वहाँ पर हैं, आप 5 साल वहाँ पर है, उसका हिसाब तो नहीं दे रहे हैं आप। अगर चंद महीनों की सरकार है, आप 5 साल आप वहाँ पर थे, जहाँ जिस स्टेट में अभी कांग्रेस की हुकूमत आई है, आप उन तमाम स्टेट में आप ही की हुकूमत थी ना। 57,000 वोट मध्य प्रदेश में हमें ज्यादा मिला है कांग्रेस से। तो देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में तो गोवा में, ऐसे तो गोवा की अगर बात है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी। कौन सरकार बनाता है आजकल, तो इसका कोई कहा ही नहीं जा सकता है। कह रहे हैं हमने इसीलिए एक्सेप्ट किया, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करी। हम अगर चाहते तो तोड़फोड़ कर लेते, हम खरीद लेते, हम हॉर्स ट्रेडिंग करते इनकी तरह। इन्होंने तो सैकड़ों बार ऐसे काम किया इस देश में। 77-78 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली कौन सी कर्नाटक का एग्जाम्पल सबके पास है। बीजेपी ने क्या करने की कोशिश की थी और फिर क्या हुआ था? चलिए फिलहाल मेरे लिए वक्त है। लोग आपस में 2 MLA एक दूसरे को गाली देते हैं, मारते हैं, वो बात की बात है, वो बात की बात है। उसके बाद बात की बात है जब येदियुरप्पा ने सरकार वहां पर, येदियुरप्पा ने सरकार बनाई, अपना मेजोरिटी पूरी नहीं कर पाए वहां पर, मेजोरिटी वो नहीं कर पाए ना, वो अपनी वहां पर दिखा नहीं पाए। नहीं, मेजोरिटी हमने नहीं देखा, अब सरकार छोड़ दी है। हाँ, तो कोशिश तो आपकी तरफ से पूरी की गई ना। बड़ी पार्टी के नाते ये एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का मैडम पढ़िए जी, न्यायालय का आदेश पढ़िए। अभी जी मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये लग रहा है कि एक जो ट्रैप तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस उसमें लगातार फंस रही है? आपको जो जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे उनको आप बहुत ज्यादा सामने ना रखकर, बल्कि कौन बड़ा हिंदू ज्यादा है ये आप दिखाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक करिश्मे की बात करूंगा, करिश्मा की बात करूंगा। तो यहाँ 2 चीजों के करिश्मों की लड़ाई हो रही है। एक करिश्मा ऐसा है जो कि काम के साथ सपोर्ट किया गया है, जो पिछले 2002 से लेके आज तक लगातार विभिन्न चुनावों में विभिन्न काम के माध्यम से मोदी जी का स्थापित हुआ। दूसरी तरफ एक खानदान करिश्मा है, जिस खानदान ने विभिन्न काम के माध्यम से मोदी जी का स्थापित हुआ। दूसरी तरफ एक खानदान करिश्मा है, जिस खानदान ने करिश्मे का कोई और साथ देने के लिए कोई और तत्व नहीं है। जहां तक सवाल सही विषयों का उठाने का है, तो कांग्रेस जिसकी की राजनीति का मूल आधार जो वास्तव में एक गांधीवादी समाजवादी राजनीति भी नहीं रही है, जिसमें मात्र लोगों को डोज देकर किस तरीके से उन्हें मुंह चुप कराने की कोशिश रही है, उस राजनीति को करने वालों के पास सवाल पूछने का भी वास्तव में हक नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक धोखे पे एक बहुत ही एक शायरी है कि धोखा जो होता है वो बादाम की तरह होता है, उसे जितना खाओगे उतना बुद्धिमान होते जाओगे। इस देश की जनता बुद्धिमान हो चुकी है और कांग्रेस द्वारा किए गए धोखों को जान चुकी है। और कांग्रेस जो है जिसकी लगातार भाजपा की जहां पर एक तरफ नीति ये है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल और अपीजमेंट ऑफ नन, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने जिन्होंने ये बोला था कि देश के रिसोर्स पे पहला हक मुसलमानों का, या AK एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया था कि हमारी माइनॉरिटी इमेज बनती जा रही है और खासकर मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी बनती जा रही है इमेज, जो 2014 के बाद एक कमेटी बनाई गई थी। उन सारी बातों को ध्यान में रखकर एक कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा किस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति की जाए, किंतु ना तो उनका हिंदुओं के हितों से सरोकार है, ना ही उनका मुस्लिमों को हितों से कोई सरोकार है। तो इसलिए कांग्रेस किसी भी तरीके से सफल नहीं होने वाली। साजिद में अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी कहीं पूजा करने गए तो उनसे पूछा गया कि ये जो पूजा आप कर रहे हैं ये पूजा किस चीज की होती है, तो उन्हें मालूम ही नहीं था। तो वो हर जगह सिर्फ दिखाने के लिए जाना और पूजा करने की एक नौटंकी करने से कुछ नहीं होता। भाई अगर आप इतना ज्यादा कुंभ में विश्वास रखते हैं, हर चीज में विश्वास रखते हैं, आप कुंभ मेले में गए नहीं, आपको वहां से कोई मतलब ही नहीं था, तो आपकी सच्चाई को लोग जान चुके हैं। 2013 में जब जो है कुंभ मेला हुआ था, तो वहां पे मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, जुड़ा हुआ जिला है, वहां पर यात्रा करने के दौरान कुंभ सरचार्ज लगा करता था, रेलवे द्वारा स्वयं सरचार्ज लगाया गया था, जो एक तरीके का जजिया था कि आप धार्मिक यात्रा करने जाते हैं और आपके ऊपर सरचार्ज लगा जा रहा है। जबकि वास्तव में आज ऐसी व्यवस्था है कि कुंभ शटल चलाई गई, जो कि हर गांव तक और हर तहसील तक चली थी, जिसमें कि फ्री यात्रा आप कर सकते थे। तो इस तरीके से परिवर्तन को एक हम बड़े परिवर्तन यहाँ देख रहे हैं। इलाहाबाद तो राहुल गांधी का पैतृक स्थान भी है, जहाँ कुंभ लगा, और उस जगह से वास्ता न रखे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। चलिए अनुज जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अब यही मुद्दे रह गए हैं, क्या अब यही मुद्दे रह गए हैं जो लोगों के असल मुद्दे हैं, कि उनको कारोबार नहीं मिल रहा है, या किसानों के जो मुद्दे हैं, या आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, दलितों के जो मुद्दे हैं, माइनॉरिटीज के जो मुद्दे हैं, क्या अब उन पर बात नहीं होगी? क्या बात अब इन पर होगी? मैं तो कह रहा हूँ कि इस पर बात होनी चाहिए। जी, मैं आपके पास लौटूंगी। जी अनुज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दलों को जिस तरीके से वैकल्पिक कार्यक्रम और नीतियां देनी चाहिए थी, वो देने में असफल रहे। अब छोटी छोटी बातें सिर्फ पब्लिक को अटैक करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करना, जाति का इस्तेमाल करना, ये बड़ी ओछी और निचले स्तर की राजनीति होती है। जब ये भाजपा करती है तो आप उसे कट्टरपंथी कहते हो, असहिष्णुता फैलाने वाला कहते हो, और आप खुद करते हो तो वो ठीक हो जाता है। ये बड़ा दोहरे मापदंड है। तो कांग्रेस पार्टी ने
एक बार आत्ममंथन करना चाहिए, एक कम से कम देश की समस्याओं के प्रति उनको कुछ चिंता करनी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली समस्या है। क्योंकि अगर उनको लग रहा है गरीबी दूर नहीं हो रही, बेरोजगारी दूर नहीं हो रही, किसानों की समस्या है, हो सकता है उनकी बातों में दम हो, लेकिन उसके लिए उनके पास विकल्प क्या है, क्या अगली नीति है, वो कुछ भी खाका पेश नहीं किया उन्होंने देश के सामने। और अब जब नहीं किया तो कब करेंगे? आप लॉन्चिंग अप कर रहे हो, आप अब यात्रा करना शुरू कर रहे हो। आपने पिछले 2-3 साल का जो आपके पास टाइम था, जब आपने ग्राउंड वर्क करना था, कुछ बड़े मुद्दों पर सरकार को गिरना था, आप असफल रहे। आप अटेंडम में एक ग्लैमरस फेस लॉन्च कर देते हो और ये समझते हो कि इससे जनता बहक जाएगी और हिंदुत्व का सॉफ्ट कि भाई चेहरा पेश करके हिंदू बहक जाएंगे और हमें वोट दे देंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही बचकानी सी है, यही कह सकते हैं, बड़ी ओछी राजनीति भी हो सकती है। इसको मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए था। और कम से कम जिस तरह विकास की राजनीति चली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम हुआ, तो कांग्रेस को उससे अच्छा और आगे बढ़ के एक और विकल्प पेश करना चाहिए था। तब लगता है कि हाँ, बड़ी अच्छी टक्कर हो रही विपक्ष की ओर। ऋषि, आप जवाब देना चाहेंगे? आपके पास लॉटरी में सर एक पॉइंट में रख दूं। बात ये कांग्रेस ऐसा कर क्यों नहीं है, कांग्रेस पूछे कर क्यों नहीं? क्योंकि वास्तव में जो सवाल आपने पूछा उन सारे सवालों पर उनके पास जवाब है कि विकास के यदि सवाल उठेंगे, यदि विकास के आप सवाल पूछेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सफल होगी। उसमें लोग कहेंगे कि उन्हें विभिन्न योजनाओं से फायदा हुआ है। इसलिए कांग्रेस स्वयं नहीं चाहती है कि चुनाव विकास के ऊपर हो, कांग्रेस चाहती है कि चुनाव जाति पे हो, क्योंकि कांग्रेस इस तरीके से अल्पेश ठाकुर हो। लेकिन अभिजीत जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूं, क्योंकि अगर विकास की बात होती तो बीजेपी के तमाम रैलीज में तमाम जगहों पर विकास गायब है, जिसकी लगातार बात 2014 में जब की गई थी, अब गायब है। अब उसकी बात कहीं नहीं जा रही है, आपकी कोई बात की ही नहीं जा रही है। अब जाति हमले किए जा रहे हैं, अब जाति हमले किए जा रहे हैं। कल बीजेपी ने अपना इंफोग्राफिक्स की सीरीज निकाली, 52 फोटो, 52 मतलब नए प्रचार का जो माध्यम निकाला, उसमें इंफोग्राफिक्स निकाले। 52 इंफोग्राफिक्स में एक इंफोग्राफिक क्या विकास से जुड़े किसी इतर विषय पे था, उन्होंने डाटा प्रस्तुत किया प्रॉपर। ये विकास की स्थिति तब थी, ये विकास की स्थिति आज है। इस विषय पर किसी भी विकास की स्थिति ये थी, आज इसकी विकास की स्थिति क्या किया क्या नहीं किया एक अलग बात है, लेकिन 2019 का जो एजेंडा है, 2019 का जो एजेंडा है, आप खुद देखें। योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि आतंकवाद वर्सेस राष्ट्रवाद का ये चुनाव है। क्या ये बोला था महेश जी? नहीं बोला था, आप खुद बता दीजिए। राष्ट्रवाद तो हमारा सर्वोपरि विषय है और मुद्दा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस के बिहाफ पे आप ही एक जो है ना, एक दिन वो रख लो और मैं आपको डाटा दे देता हूं कि विकास जो है किस तरह से 2014 में क्या था और 2019 में क्या है। और मैं तो ये स्पष्ट रूप से चुनौती आपके ये चैनल के माध्यम से दे रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी घाट जा रही है तो ये बताएं तो सही कि हमारी फेल्योर किस बात की है। हम फेल कहाँ हुआ हूं, हम कहाँ असफल हुए हैं जिसके वजह से आज उनको वोट मिलना चाहिए और हमें वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं विकास बताता हूं सर, एक बात। दूसरी बात और आपको मैं बताऊं, ये वही लोग हैं और ये वही मीडिया है कि हम जब राम मंदिर मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डाले तो हमें कॉम्युनल कह दिया गया, और आज ये मंदिर जाके और उसके बाद ये वोट मांगते हैं, तो ये अब ये धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे? सुन लो, बहुत बोल कौन से लोग, कैसा चेहरा इनका है, कैसा इनका चाल चेहरा चरित्र है, ये देश के सामने क्या लेकर आ रहे हैं? कोई इनका दर्शन राजनीति करने का कोई रीजन होना चाहिए, आपके पास। चुप हो जाओ, मैं जवाब देता हूँ। विकास मैं आपको गिनाता हूँ। विकास हुआ है जय शाह का, ठीक है सर। विकास हुआ है नीरव मोदी का, नीरव मोदी जेल में है, नीरव मोदी जेल में है। आप में हिम्मत नहीं थी कि नीरव मोदी का आप अरेस्ट कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कितने पैसे, राहुल गांधी पार्टी उपाध्यक्ष, विकास सिर्फ इंदिरा गांधी हुआ, विकास किसी और का नहीं हुआ, विकास किसी और का नहीं हुआ है, विकास जो आपने बोला विकास खानदान का विकास हुआ है। पिछले 4 सालों में खानदान का विकास हुआ है। इन्होंने बोला, मैंने सुना, अलग ले जा रहे हैं ना। महेश जी, मेरे ऐसा नहीं होता है ना, आपको पता है मेरे डिबेट में ऐसा नहीं होता है। एक एक करके मैं आपको सबको मौका दे रही हूँ बोलने का। चलिए ऋषि जी, आपने बात रखी है, बड़े खामोशी से सुना है, ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, आपने बात रखी है। विकास हुआ है मोदी साहब का, जिन्होंने बजट, देश की जनता के गरीबों का पैसा सारे के सारे इन्होंने विदेश यात्रा पर लुटा दिया। विकास हुआ है जय शाह का, विकास हुआ है सर। अरे यार, मोदी साहब बचकानी बात कर रहे हो सर। रफाल का सारा माल खा गए, देश के जनता क्या बेवकूफ है?
फाइल गायब करवा दिया। करेक्ट करिए फाइल का फाइल गायब करवा दिया सर। जनता क्या बेवकूफ है, फाइल गायब करवा दिया। अरे फाइल गायब नहीं हुआ, फाइल चोरी किसने की? लॉबी के लिए, किस आर्म्स लॉबी के लिए आपने फाइल चोरी करवाई, ये बताइए सर। किस आर्म्स लॉबी के चक्कर में आपने फाइल चोरी करवाई, वो आप बताइए। जिस यूजुअल योजना का ढोल पीट रहे हैं ना मोदी साहब रैली में, विकास का नारा इन्होंने दिया था ना, आज आप ही के टेंट से, आप ही के इवेंट से विकास गायब है। कैसे गायब है? सुनिए, कैसे गायब है? किसान का आय दोगुनी हुई, किसान की 2022 से दुगनी होगी, 2022 से दुगनी होगी। आपने पूछा, चुप रहो ना। किसान की आय गलत बोलेंगे, दोगुनी हुई। बीच में बोलने की कोशिश मत करो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाति होने की जरूरत नहीं ऋषि जी, कोई बात नहीं। किसान की आय दोगुनी हुई, क्या 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला? हुई अरे सुन लो ना, मैं आपको, आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दीजिए। क्या 15 लाख रुपए बैंक में आए? गरीबों को जिस तरह का ठगने का क्या जनता को बेवकूफ समझा हुआ है। जनता सब समझती है, जनता जवाब देगी आपको ईवीएम में। ईवीएम पे जब कमल के जवाब पे जब हाथ का पल दबाएगी तब पता चलेगा आपको। वो सबके लिए है ऋषि जी। चलिए मैं महेश जी आपसे सवाल है, इसीलिए जवाब आप दीजिए सर। इससे पहले 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे दिया, 15 लाख रुपए बैंक खाते में दे दिया आपने, किसानों की आय दोगुनी कर दी। विकास के नाम पे आप कम से कम जनता को गुमराह तो मत करो। सारा माल खा गए, रफाल का माल खा गए आपने। ओके ऋषि जी, हो गया ना आपका? चलिए महेश जी आप जवाब दे दीजिए। पूछिए, क्या मतलब सवाल क्या है? ये जो बोल रहे हैं आप, क्योंकि बीच में जो कह रहे थे तमाम चीजें, एक अपोजिशन के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, आपके ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। ये इस पे आप जवाब दो। गुमराह मत करो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर और मस्जिद पे गुमराह मत करो जनता को। आप जिस एजेंडा को लेके आप जनता के बीच में गए थे, रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, किसान की आत्महत्या के नाम पे, उस पे जवाब दो। अब जनता जवाब पूछ रही है, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। मंदिर तो आप भी कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो यही कर रहे हैं ना, आप भी तो यही कर रहे हैं। आप भी अगर बीजेपी सवाल उठाती है तो आप क्या करते हैं? आप सामने आके जनेऊ दिखाने लगते हैं, आप भी तो ये करते हैं। आप उनके ट्रैप में पूरी तरह फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं? विकास के नाम पे जवाब दो सर। अब क्यों नहीं चिल्ला रहे हो महेश जी? अब जवाब दो ना, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? आप क्यों मुंह बंद हो गया आपका? अब जवाब दो विकास के नाम पे। युवाओं को नौकरी कहाँ गए? युवा आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर है? किसान की आय की वृद्धि हुई क्यों नहीं? किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? इस पे जवाब दो। ठीक है, अब जवाब आपसे, देश की जनता आपसे जवाब सुनना चाह रही है। ठीक है, ओके ऋषि जी, हो गया आपका। गुमराह मत करो जनता को। ओके अगर आपको महेश जी को जवाब देने दीजिए, महेश जी जवाब देंगे। जनता सुन रही है, जनता को जवाब दो। ठीक है ऋषि जी, ठीक है। महेश जी जवाब देंगे। जवाब नहीं देगा, बुसरा जी नहीं देंगे। जी महेश जी। देखो भैया, ऐसा है कि 2014 में याद करो कि आपकी एमएसपी क्या थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसानों का क्या था। अगर आप पढ़ लिख के नहीं आए हो तो जाके उसको दोबारा पढ़ो। और 2019 में एमएसपी क्या है ये देखो, एक बात। दूसरी बात कि एग्रो इनकम जो है ना, कई सेक्टर्स में 14 सेक्टर्स हैं। मैं किसान मोर्चा का ही राष्ट्रीय मीडिया समिति का चेयरमैन हूँ और मेरे पास आंकड़े हैं। दुग्ध जो आपको कुछ मालूम नहीं है, 14 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें 700% से ऊपर इजाफा हुआ है। आपकी जानकारी, ये पहली गवर्नमेंट है जो बायोफ्यूल के मामले में, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था उसका कमर्शियल यूज में गुमराह मत करो। आंकड़ा दो, किसान की कर्जा कितना माफ किया, आय में कितनी वृद्धि हुई। पहली गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नमेंट थी। 2015 में मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, ये आंकड़ा दो सर। मूल्य वृद्धि 200%। जो 2014 में था उससे 200% वृद्धि हुई। 2019 में एमएसपी 200% वृद्धि हुई। एक उत्तर प्रदेश में 2016 में जैसे सरकार बनी, किसानों की कर्ज माफी हुआ। आपके राहुल गांधी जो है उनका जो खाट वो कर दिया था, खाट खड़ा कर दिया था सब देवरिया में, और उसके बाद वो भाग खड़े हुए। उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया, किसानों के नाम पर एक शब्द बोलते नजर नहीं आए। आप याद करिए। दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि हम कोई भी ऐसी चीज जो है ना बड़ी अराजक तरीके से कर रहे हैं, राफेल का पैसा लेके। अरे राफेल का पैसा हम कहाँ लेकर चले? राफेल में तो पैसे बचा लिए आपके लोग। आपके राहुल गांधी बेल पे हैं, चिदम्बरम जी बेल पे हैं, सोनिया जी बेल पे हैं। ये लोग क्या किए हैं? और आप कह रहे हैं कि हम फंसा रहे हैं। ये सब कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। 2G 3G कोयला जी, ये जितने भी चीजें हुई हैं उसमें किसी आदमी ने उस फंसाया नहीं, ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। ऋषि जी इसको करेक्ट कर लीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर से नहीं हो रहा है। ये इस देश का माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके तहत केस दर्ज हुआ है सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, रॉबर्ट
रॉबर्ट वड्रा पर, पी चिदम्बरम पर, अहमद पटेल पर, ये तमाम आपके नेता भ्रष्टाचार के मामले में इसलिए फंसे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। अब आप भ्रष्टाचार करने वाले आदमी आज के डेट में हमसे पूछे कि तुमने विकास क्या किया है, इसीलिए वो मुंह नहीं खोल पा रही है। प्रियंका जी क्यों नहीं खोल पा रही है? रॉबर्ट वड्रा, लोग पूछेंगे रॉबर्ट वड्रा ने क्या किया, क्या बताएंगे आप, क्या कहेंगे? आपके पास आज की डेट में आपके पास रॉबर्ट वड्रा के बारे में क्या था कि जो आदमी के पास 1 करोड़ की संपत्ति थी वो अचानक जो है उठ के जो है 10,000 करोड़ कैसे हो गया? वो आदमी धंधा पानी जमीन का खरीद फरोख्त करता था। प्रियंका गांधी आज सर जैसा का मैं कह रहा हूं कि जिसके 10 लंदन में मकान हो प्रियंका गांधी का, वो इस देश का दर्द क्या समझेंगी? वो लूटपाट से जो पैसे बनाते हैं और जो लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता में आते हो और जिस तरह से लूट मचाई, और उसका प्रमाण आपके सामने है कि आपके नेता, आपका अध्यक्ष तक बेल पर है, किसी दिन जेल में चला जाएगा। उस आदमी को जनता क्यों वोट देगी भाई? राष्ट्रीय क्यों देगी? सुन लो सर, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जो सुपुत्र जैसा हैं, उस योजना के बारे में जनता को क्यों नहीं बता रहे हो? कैसा आप बता दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। आप एक चीज बता दीजिए कि जैसा पे कोई ऐसा सुनिए, जैसा पे कोई कोर्ट ने किसी कोर्ट के ऑर्डर से उनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी करी हो, उन्होंने ईडी की चोरी करी हो, ऋषि जी आपके ऊपर क्यों नहीं चोरी हो रही है? आपके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है? आप कटघरे में क्यों नहीं हो? आप बेल पे क्यों नहीं हो? आप भी कांग्रेस से खर्च करता हो, आपने गलत काम नहीं किया इसलिए नहीं हो। ये ऋषि वर्सेस महेश जी होकर रह जाएगा ये पूरी डिबेट। अमित शाह के जो सुपुत्र हैं उनका जो योजना था जैसा का 50,000 से कई हजार करोड़ का, वो आप देश को, जनता को समझा दो और वही चीज देश की जनता के लिए कर दो। 50,000 करोड़ लाकर दे दो ना। मैं तो कह रहा हूँ 5,000 करोड़ साबित कर दो। बता दीजिए आप ये तमाम मुद्दे, अगर आपको लगता है कि 5,000 करोड़ का साबित कर दे, आपके पास 50,000 तो बहुत दूर है, 5,000 करोड़ 500 करोड़ साबित कर दे, जैसा के पास 500 करोड़ की संपत्ति है। आप वही योजना जनता को समझा जो जनता बनना चाहती है। आप गुमराह क्यों कर रहे हो? गलत बात। सवाल आपसे यही है कि आप ये बताइए कि आप जब राहुल गांधी जनता के सामने जाते हैं या फिर जब प्रियंका गांधी, मेरी बात सुन लीजिए, जब प्रियंका गांधी अभी जनता के सामने जा रही हैं, मुझे बताइए कि वो जनता के मुद्दे जो है वो उठाने में वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? अगर 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है तो आप बताइए, आप जनता के सामने जाके बताइए, आप ये चिट्ठा खोलिए उनका जाके, किसने मना किया है आपको? बिल्कुल बताता हूँ आपको, आप सुनिए। राहुल जी का कोई भी पॉलिटिकल सभा बताइए जिसमें उन्होंने किसानों, बेरोजगारी की बात न की हो। क्या बात करी? तो सर आपने गुजरात में जितवा दिया, आपने राजस्थान में जितवा दिया, मध्य प्रदेश गुजरात तो आप हार गए हैं। गुजरात तो हार गए। गुजरात में कैसे आप लोग सरकार बनाए, भूल गए हो क्या? तो ऐसे तो ये बात तो मध्य प्रदेश के लिए भी कही जा सकती है, ये बात मध्य प्रदेश के लिए भी कही जा सकती है, ठीक है? ये बात तो ऋषि जी मध्य प्रदेश के लिए भी कही जा सकती है। मैं बताता हूँ, इनके एजेंडा से विकास गायब हो चुका है। इनके किसी भी पॉलिटिकल सभा में, चलिए आपके एजेंडे में है, बिल्कुल है, आपके एजेंडे में है। आप मुझे ही बताइए कि अच्छा मुझे एक सवाल, विकास कैसे करोगे यही बता दो ना। आप मुझे सवाल, एक मिनट जी, चलिए मेरा सवाल आप ही बता दीजिए। आपकी हृदय की समस्या मॉडल आप देना चाह रहे हो, सरकार चुनाव हो रहा है, आप सुना बताओ मॉडल क्या है? आप मॉडल बताओ ना क्या है विकास? आप तो चिल्लाते रहे 70 साल में विकास ही नहीं हुआ। नहीं, विकास तो नहीं हुआ, विकास तो बदला है ना, परिवर्तन हुआ है, स्वाभाविक परिवर्तन है, लोगों के सामने दिख रहा है। जुला में लोगों को परिवर्तन दिख रहा है, सौभाग्य योजना में परिवर्तन दिख रहा है, लोगों को स्टार्टअप इंडिया में पैसा मिल रहा है, मुद्रा में पैसा मिल रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है ना, किसी सम्मान योजना से फायदा मिल रहा है। देखिए दो एक्सट्रीम्स हैं, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। वहां ये कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है और दूसरी तरफ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले कभी कुछ सरकारों ने किया ही नहीं था। ये दो एक्सट्रीम्स हैं कि 5 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है लगातार कि इससे पहले किन्हीं सरकारों ने कुछ किया ही नहीं था। आप गलत कह रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट दे रही हैं आप, गलत। हमने ये कहा कि 5 साल में हमने जो किया हम उसी आधार पे आपसे वोट मांग रहे हैं। हाँ, अगर हमारी बात आज 2019 में हम ये बात कर रहे हैं, 2014 में हम ये जरूर कह रहे थे कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। अगर इन 70 साल में आज भी हम ये बात कहते हैं
कि आप कंपैरिजन कीजिए 55 साल और 55 महीने। विकास की प्रायोरिटी क्या थी? एक सवाल ये कि विकास की प्रायोरिटी क्या थी, कौन सी चीजों का विकास होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, वो प्रायोरिटीज गलत थी। विकास का मॉडल क्या होगा वो गलत था, विकास की गति क्या थी वो गलत थी। इसलिए ये कोई ये नहीं कह रहा है कि 70 में देश कहीं से कहीं गया नहीं है। देश निश्चित तौर पर एक अपनी गति से बढ़ा है आगे, लेकिन उस गति के दौरान जो हमारी राइट प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जो राइट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं था। आप मुझे बताइए कितने स्मार्ट सिटीज बने, रोजगार क्यों है? मुझे बताइए कितने स्मार्ट सिटीज बने। सेंसस के डाटा में 2011 के सेंसस के डाटा में 11.6 2011 के सेंसस डाटा में 11.6% एम्प्लॉयमेंट रेट था। 2011 में सेंसस का डाटा था, जो सबसे ब्रॉड डाटा होता है। उस ब्रॉड डाटा में अरे आपके लिए फैक्ट सुन लो थोड़ा, सेंसस के डाटा में 11.6% जो है एम्प्लॉयमेंट रेट था। डिमोनेटाइजेशन के द्वारा जिस तरीके से टैक्स पेई लोगों की संख्या बढ़ी है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस तरीके से डाटा कहां से गायब हो गया? किसने डाटा कर दिया? किसी ने डाटा गायब नहीं किया गया, वो पार्लियामेंट की अपनी कमेटी में सबमिट हो रहा है। मैम आप सुन लीजिए, अपडेट रहिए थोड़ा। वो एजेंसी ये डाटा तैयार करती थी बेरोजगारी के उस पे कि कितने देश में बेरोजगारी बढ़ी है, कम हुई है, वो योजना ही बंद करवा दिया मोदी जी। कौन सी एजेंसी है बताइए, नाम मोदी जी योजना ही खा गए। एजेंसी का नाम बताइए, अरे बात सुन लो, एजेंसी का नाम बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आप एजेंसी का नाम बता दो, मैं जान रहा हूँ। सुनोगे, आप अपडेट रहते हो, एजेंसी का नाम बताओ, कौन सा एजेंसी का डाटा होता है, कब आता है, क्राइटेरिया क्या है बताइए। आरटीआई, आप उसी को बता दो, मैं देख लेता हूँ। अच्छा एक मिनट नाम मालूम है आपको? अभिजीत ऋषि, एजेंसी का डाटा है और डाटा भी वन मत करिए आप लोग वन मत करिए, और भी लोग मौजूद हैं। चलिए बात यहाँ पर प्रियंका की हो रही थी, बात यहाँ पर प्रियंका की हो रही थी, और हमें लग रहा है हम पूरे मुद्दे से ही यहाँ पर भटक गए हैं। सुन लीजिए जी, मुद्दा मैं बताता हूँ। बात हुई थी, नहीं मुद्दा हमने डिसाइड कर लिया था, आप बताइए जी। हम लोग तो सुनेंगे हाथ जोड़ के, आप प्रवचन नहीं सर, हाथ जोड़ के तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो ना, बेवकूफ बना रहे हो जनता को विकास के नाम पे। जो एजेंसी बताती थी वो एजेंसी बंद करवा दी इन्होंने। कौन सी एजेंसी? एजेंसी बंद हो गई। नाम बताइए। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हर किसी का अधिकार है। आप ये चीज डाल के देखो, आरटीआई लगा के देखो कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है और कितनी कम हुई है, आपको जवाब मिल जाएगा। गुमराह कर रहे हो जनता को। लोकतंत्र में जनता राजा होता है, आप तब पता चलेगा फिर जनता के बीच में। अभी तो हवाई जहाज में घूम रहे हो ना सर, यात्रा कर रहे हो ना, भ्रमण कर रहे हो देश में। 2019 के रिजल्ट के बाद आपको पता चल जाएगा। ये तो है, ये तो आप जलयान से घूम रहे हैं, हम वायुयान से। चलिए 2019 के रिजल्ट के बाद किसका क्या हश्र होगा, किसका क्या हश्र होगा, ये मुझे और आपको बैठ के यहाँ डिसाइड नहीं करना है, बल्कि जनता डिसाइड करेगी। और वही सर्वोपरि है, वही बताती है कि कौन किसको जाना है और किसको नहीं जाना है। हम यहाँ सब बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन असल में जिन लोगों ने खोया और पाया है, ये उनको डिसाइड करना है कि उन्हें आगे 2019 में किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। अनुज जी, लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है कि अभी तक भी हम ये देख रहे हैं कि आज ही हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आज जाके अलायंस हुआ है। ऐसे में जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, एक अजीम इत्तेहाद बनाने की, एक ग्रेटर अलायंस बनाने की, जिसमें इतने वजीर आजम के भी चेहरे इतने ज्यादा उसमें मौजूद हैं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन का स्टेट अभी भी बना हुआ है? नहीं, कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मायावती जी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एकदम जुबानी जंग चल रही है, वो अपने आप में दिख रही है। लेकिन बिहार में अभी इन ये थोड़ी सी बेहतर स्थिति में पहुंचे। इन्होंने आज घोषणा की कि 22 तारीख को हम अपने फाइनल लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। दिल्ली में भी कुछ कोशिशें चल रही है कि शायद हो जाए, लेकिन इतनी लेट हो गई है, इससे जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जो आपने अगर टाइमली करते और उसके बाद जनता के में जाते सामूहिक रूप से एक पूरा आंदोलन चलाते, वो तो कुछ हुआ नहीं। अब आप सोच रहे हो मेरा वोट बैंक फिक्स है और हम उनके ठेकेदार हैं और हम जिसको कह देंगे उधर वो वोट डाल देगा, ऐसा होता नहीं है। अब जनता बहुत जागरूक है, तो जो कुछ भी कोशिशें हैं ये कम से कम 6 महीने पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। कम से कम एनडीए यूपीए का जो अलायंस था, लेकिन अब नए नए पार्टनरों के साथ। और अभी आपको क्या लग रहा है, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो प्रियंका के आने से या अलग से कांग्रेस के चुनाव लड़ने से किसको फायदा और किसको नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के आने से, कांग्रेस का वोट, प्रियंका जी के आने से कांग्रेस का वोट बैंक जरूर थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, मगर इससे कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है उत्तर प्रदेश में, उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलना है।
और प्रियंका जी का लेकिन ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण वोट है, जो अपर कास्ट वोट है, वो बीजेपी का ज्यादातर माना जाता है वोट है, और उससे पहले बीजेपी से पहले वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हुआ करता था, और अब ये लग रहा है कि वो बढ़ जाएगा। वो पीढ़ी भी नहीं रही, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो, जो अपर कास्ट जो नाराज हो प्रियंका बीजेपी से। जी ब्राह्मण है कि क्रिश्चियन है, मुझे डाउट है। नहीं देखिए, ये तमाम बात इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हस्बैंड तो बांट रहा है, चलिए वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है, उससे हमें किसी के ऊपर जाति हमले करने का हमें कोई हक नहीं है। आपने जिस उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा ना कि हिंदू वोट बैंक उधर आ सकता है, तो वो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है गांधी परिवार की अपनी साख दांव पे लगी हुई है। कांग्रेस में उनकी छवि इस तरीके की बन गई कि अब वोट खींचू नेता नहीं रहे, सिर्फ 4-5 राज्यों में कांग्रेस है, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की बदौलत है, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की बदौलत है। तो ऐसे में, और अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, भाभी पीछे चले गए। लेकिन अनुज जी, तेलंगाना में जब कहीं पर जीत होती है तो वो नरेंद्र मोदी की या वजीर आजम की जीत होती है, लेकिन जब वही जीत कांग्रेस की होती है तो वहां के स्टेट लीडर्स की जीत होती है। ये दोनों की अपनी क्वेश्चन होती है ना। नरेंद्र मोदी का करिश्मा था, कभी गांधी परिवार का करिश्मा था, राजीव गांधी का भी था, इंदिरा जी का भी था, नेहरू जी का भी था, एक करिश्मा रहा उस पार्टी का। उस करिश्मे की बदौलत 55 साल राज किया उन्होंने, और जनता में एक बड़ा जुड़ाव था कांग्रेस के लिए, लेकिन वो आज गायब है। ये सोनिया जी का भी एक अपना औरा रहा है, लेकिन वो राहुल जी तक आते आते वो सारा गड़बड़ा गया। अब प्रियंका जी के माध्यम से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, और ये आखिरी दाव है कांग्रेस परिवार का, इसके बाद कुछ नहीं बचा। तो अगर इसमें ये कामयाब नहीं हो पाया तो गांधी परिवार की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगेगा, और मुझे लगता है कांग्रेस के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको साइडलाइन ना कर दे। इलेक्शन बाद कांग्रेस में एक दो फड़ना हो जाएगा अगर ये अच्छा नहीं कर पाए तो। एक बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने। लास्ट कमेंट महेश जी मैं आपको दे रही हूँ, 2019 का चुनाव बीजेपी किस मुद्दे पर लड़ने जा रही है? निश्चित रूप से सबका विकास, सबका साथ। हम एक बहुत अच्छे विजन और रीजन के साथ हम राजनीति में हैं। हमारी सोच एकदम है कि देश के लिए हम आज चौकीदार कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, इसको कहीं जस्टिफाई करते हैं, हम ड्रामा नहीं करते हैं। हम हमारी जो नियत है और नीति है उसमें स्पष्टता के साथ ये है कि जो काम करना है वो देश हित में होना चाहिए। आज मंदिर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा, और पार्टियां, ये बुसरा जी याद करिए, इसी मंदिर मुद्दे को लेकर हमें कम्युनल कहा गया। आज उसी मंदिर को लेकर चीख पुकार हो रही है कि तुम मंदिर क्यों नहीं बनवाते हो, मंदिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हकीकत और कहीं ना कहीं हमारी जो एक राष्ट्रवाद की सोच है, समझ है, उसको कहीं ना कहीं जनता भी उस पे मोहर लगाती है, और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टियां भी उसको फॉलो करती हैं। आज जो ये फॉलो किया जा रहा है, ये हमें फॉलो किया जा रहा है, ना कि ये इनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। इनको वोट चाहिए, इनको सिर्फ राजनीति करनी है, हमें राजनीति नहीं करनी है। इनको लगता है कि मोदी जी इस रास्ते से आ गए तो हम भी शॉर्टकट करके ऐसे कर लें। तो मेरा मानना है कि अगर देश में आपको कुछ ऐसा करिए जिससे कि लोग आपको ये समझे कि आप एक राजनीतिक पार्टी की वजह से, एक राजनीतिक घराने की वजह से नहीं, आपकी अपनी भी सोच और समझ है जिससे कि देश आप चला सकते हैं। आप में देश चलाने की जब तक कोई क्षमता नहीं होगी तब तक लोग आपके प्रति क्यों आकर्षित होंगे, क्यों आपको वोट देंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखना यह होगा कि 2019 की ये जो जंग है जिसकी शुरुआत हो गई है, इसमें कौन शय पाता है और कौन मात का जो खेल है, इसमें किसको जीत किसको हार मिलती है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सबने अपने अपने मोहरे जो हैं वो बाजार में उतार दिए हैं। अब देखना डिसाइड जो है वो जनता को करना है कि वो किसकी नैया पार लगाते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।